Now the yes, budget railways and appropriation railways number 2 and the appropriation railways number 3 bill to be discussed together. Sri Ghulam Nabi Azad not here. Sri Prabhat Jha. No, first minister should move. Okay. Chairman sir, I beg to move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services for the purpose of railways during the financial year ended on 31st day of March 2012 in excess of the amounts granted for those services and for that year as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Yes, moved. Now Sri Prabhat Jha. आदरणीय उपसभापति महोदय, 6 दिन बाद भारतीय रेल 2014 और 15 पर बहस की शुरुआत हो रही है, इस बात की मुझे खुशी है और धीरे धीरे विपक्ष सदन में आ रहा है, इस बात की भी खुशी। आजादी के 67 साल बाद अब तक जितने रेल बजट हुए वो 60 रेल बजट कांग्रेस या कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने प्रस्तुत किए और उसमें यदि सामान्य से सामान्य नागरिक को पूछा जाए कि आज जो भारत की दुर्दशा है रेलवे की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो सोते से उठता आदमी कहेगा कि कांग्रेस और कांग्रेस नीति यूपीए सरकार एकमात्र जिम्मेदार है। और इसलिए 2014 और 15 में जो रेल बजट 45 दिन के अंदर बना है और ये 45 दिन के अंदर बना हुआ रेल बजट जो भारतीय रेल बजट प्रस्तुत किया गया, उसके बाद ऐसा लगा है कि तराजू पर यदि 60 साल का रेल बजट रखा जाए और 45 दिन में बना रेल बजट रखा जाए तो रेल बजट 45 दिन वाला बहुत भारी होगा। आदरणीय उपसभापति महोदय, किसी मंत्रालय का बजट नहीं आता सिवा रेल मंत्रालय के, और इसलिए आम बजट और रेल बजट, और इसलिए रेल बजट का महत्व समझना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में आजादी के बाद लगातार खास करके पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से रेल बजट की उपेक्षा की गई, उसे राजनीति के तराजू पर तौला गया। गठबंधन की यह स्थिति बन गई, लालू जी बने, ममता जी बनी, दिनेश जी बने, मुकुल राय बने, पवन बंसल बने और जाते जाते खड़से जी बने थे। इन सभी के रेल बजट देखे गए और लालू जी के और ममता बनर्जी जी के रेल बजट का यदि आद्योपांत अध्ययन किया जाए, अगर उसका 20% काम भी हो गया होता तो भारतीय रेल का हर स्टेशन चमन हो गया होता। कहीं से कोई बात नहीं हुई और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, गठबंधन की जो कुछ भी मजबूरी रही है उनकी कुर्सी बचाने के लिए, रेल मंत्रालय को बलि का बकरा सदैव बनाया जाता रहा। मैं बता रहा हूं, लोकसभा में अरुण जेटली जी ने बजट पर बोलते हुए एक एक बात जब साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया कि फरवरी में रेल मंत्री जी ने क्या कहा था, अपने नोट में किराए बढ़ाने के लिए क्या कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मई में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद घोषित करिएगा, और उसके बाद जब रिजल्ट आ गया, पाला बदल गया, पासा पलट गया, तो उसके बाद आपने कहा
कि नहीं अब इसको पेंडिंग कर दीजिए बाद में, आपके और उस दिन खड़से साहब लोकसभा में जवाब नहीं दे पाए अरुण जेटली जी के उस उत्तर का। इसलिए आपको कहने का कोई, आपने छला है लोगों को, आपने दगा दिया है लोगों को। आप यदि एक एक रुपये किराए बढ़ाए होते तो आज उसकी स्थिति अलग होती। हम पूछना चाहते हैं आपसे, आपने क्या दिया रेलवे को? आज देखिए, हम जब खड़े हुए हैं तो हम आज किस पे चर्चा कर रहे हैं? 67 साल बाद हम शौचालय पे चर्चा करेंगे। हमारे बजट में शौचालय की बात, पीने की पानी की बात कही गई, नल की टोटी की बात कही गई, वॉशरूम ट्रेन की बात कही गई, केटरिंग की बात कही गई। ये सामान्य छोटी छोटी बातें थी जिन बातों पर 67 साल में भी कुछ नहीं हुआ। और इसलिए यह कहना, अपना गाल बजाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना गाल बजाते रहिए। जनता ने आपके गाल पर क्या दिया है, यह रिजल्ट आपके सामने आया है। उपसभापति महोदय, मैं यहां पूछना चाहता हूं, 1962 में जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक कुंजरू कमेटी बनी थी। 1968 में वांचू कमेटी बनी थी, उसके बाद सीकरी कमेटी बनी, उसके बाद खन्ना समिति बनी, और दिनेश त्रिवेदी जब आए तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, काकोदकर कमेटी, जो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। हम जानना चाहते हैं, 45 दिन की सरकार से मैं कुछ नहीं पूछ सकता, लेकिन 60 साल जो सरकार में रहे और रेल बजट प्रस्तुत किया, नेहरू के जमाने में जो रिपोर्ट दी गई थी, मैं सदन को बताना चाहता हूं, उस सदन में 62 की रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो आज 2014 तक पूरी नहीं की गई। इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? वो हम बताएंगे, वो बताएंगे, आप घबराइए नहीं। वो 7 साल भारी है आपके लिए। Please, Hanumantrao ji, your name is there. You can reply at that time. उसके बाद देखिए, जब ममता बहन आई, अब ममता बहन जी आई तो उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया और ममता बहन ने कहा कि लालू जी ने घोटालों के सिवा कुछ भी नहीं किया है। और मजेदार मामला देखिए, क्या कॉन्ट्रास्ट है। लालू जी को IIM अहमदाबाद में प्रवचन के लिए बुलाया गया था कि इससे अच्छा मैनेजमेंट कोई करता नहीं, और वही ममता बनर्जी जी उन पर एक चार्जशीट कहती है कि श्वेत पत्र, और उस श्वेत पत्र में इतने सारे बातें आई हैं, इससे लगता है कि लालू जी ने क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनाया भारतीय रेल को, और उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत नहीं किया था। अब तक यही होता आया है, और इसलिए हमारी सरकार ने जो रेल प्रस्तुत किया है, रेल क्या है, मजाक बना दिया है आपने। भारतीय रेल भारत और भारतीयों को जोड़ता है, भारतीय रेल अपनत्व का भाव पैदा करता है, भारतीय रेल अनेकता में एकता का दर्शन देता है, भारतीय रेल संस्कृति है, राजनीति नहीं है। भारतीय रेल एक नहीं, केरल से कश्मीर तक को जोड़ता है, सारे धार्मिक स्थानों से ले जाता है। भारत माता के दर्शन यदि आपको करना हो तो आपको उस रेल का ही सहारा लेना पड़ेगा, और रेल ही आज हमारे लिए सुगम और सरल मार्ग है। चारों मार्ग है हमारे लिए, लेकिन गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भारतीय रेल से सफर करता है। और इसलिए भारतीय रेल की जो उपेक्षा की गई, वो परिवार भाव, हम एक रात गुजारते हैं ट्रेन में, लेकिन इतने असीम मधुर संबंध बन जाते हैं कि लगता है फिर तीज त्योहार भी हम उनके साथ मनाने लगते हैं। और इसलिए भारतीय रेल को पिछले 60 वर्षों में राजनीति का शिकार बनाया गया, और यह स्थिति हो गई थी जिसको हमारी सरकार ने खत्म किया भी, कि लगातार उसको जिस नेता के मन में आया, रेल मंत्री जी को जिसने पटा लिया, उसी स्टेशन पर उसका एक हॉल्ट बना दिया कि यहां एक नया स्टेशन, गाड़ी यहां रुकेगी, शताब्दी। लेकिन वो इतने जगह रोकने की बात कर दी कि शताब्दी का अर्थ ही बदल गया। 160 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली शताब्दी 10 जगह रुकने लगी। और इसलिए इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो मैंने आपको बताया। अब हमारी सरकार ने भी प्रस्तुत किया है। मैं अब अपनी सरकार के रेल बजट पर आऊंगा। मैं पहले बधाई देना चाहता हूं भारतीय
हमारे रेल मंत्री सदानंद जी गौड़ा और मनोज सिन्हा जी। उन्होंने 45 दिन में भारतीय मर्म को समझा और यात्रियों के पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा सुविधा, सुरक्षा और समय के हिसाब से हमारा ये रेल बजट होगा। 3 चीजों की प्राथमिकता हमारे बजट में दी गई। अब स्थिति देखिए, आज रेल की स्थिति क्या है। पैसेंजर गाड़ी के परिचालन में बढ़ती हानि 2001 में प्रति पैसेंजर किलोमीटर 10 पैसे जो थी, जो आज बढ़कर 23 पैसे हो गई है 2013-14 में। लाभांश और प्रभारों के भुगतान के बाद जो अधिशेष 2007 और 8 में था वो 11,754 करोड़ रुपए से था, वो घटकर 2014-15 में 602 करोड़ रुपए होने का अनुमान बना है। वर्ष 2014-13-14 के संशोधित अनुमानों की तुलना में यातायात वृद्धि में गिरावट आई है। परिचालन अनुपालन में संशोधित लक्ष्य की तुलना में 2.7% की गिरावट आई है और 93.5% तक पहुंच गया है। पीपीपी लक्ष्यों के फलीभूत न होने के कारण 2013-14 में योजना व्यय 59,359 करोड़ रुपए के संशोधित हुए हैं। अब 2014-15 का रेल बजट जो अनुमान हमारा है, कुल आय 1,64,374 करोड़, वो कुल व्यय 1,49,176 करोड़ रुपए का अनुमान है। लाभांश और लीज प्रभारों के भुगतान के बाद अधिशेष 602 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। माल यातायात में 4.9% की वृद्धि का अनुमान है। योजना परिव्यय बढ़ाकर 47,650 करोड़ रुपए किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9,343 करोड़ रुपए अधिक है। अब मैंने कहा कि सुरक्षा, यूपीए बनाम और हमारे रेल बजट को देखने की, जो हमारा रेल बजट आया है उसको देखने की कोशिश करिए। एनडीए के रेल बजट में सुरक्षा का प्राथमिकता में शीर्ष पर रखा गया, जबकि यूपीए सरकार के बजटों में यह कहीं भी प्राथमिकता के आधार पर नहीं थी। सुरक्षा हेतु रेल पथ नवीनीकरण के लिए निचले एवं ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु 1,785 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज तक के रेल के इतिहास में कभी भी यूपीए सरकार ने इतने पैसे उसमें नहीं रखे थे। बिना चौकीदार वाले पारों की समाप्त करने की घोषणा की गई है। पटरियों और बिल्डिंग के टूट फूट का पता लगाने के लिए आधुनिक व्हीकल बोर्ड बना अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। गाड़ियों में स्टेशनों पर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 17,000 रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती की गई है। 4,000 महिला सुरक्षा। अभी आपको 12-15 साल में एक भी कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई है। और हमारे पहले बजट में सदानंद जी ने कहा है कि 17,000 लोग भरेंगे और 4,000 महिला पुलिस भरेंगे, सुरक्षा का भाव पैदा कर। और आपका एक और बजट था, मैं बताना चाहता हूं, 1,05,000 पुल हैं भारत में रेलवे के। 35,000 पुल अपनी अवधि समाप्त कर चुके हैं। जिंदगी से खेल रही थी यूपीए सरकार। 35,000 पुल अपना समय खत्म कर चुका है, उसके बाद भी गाड़ी चल रही है उसके ऊपर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 43,000 कोच सड़ गए हैं, उसमें सीटें नहीं हैं। 45,000 कोचेज में बल्ब और आपके पंखे पूरी तरह से खराब कर दिए गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 2.5 लाख यात्रियों को ढोता है भारतीय रेल, 60-70 करोड़ लोगों को ढोता है, 30 लाख टन माल ढोता है रोज। 7,135 रेलवे स्टेशन, उसमें 3,500 रेलवे स्टेशन की ऐसी दुर्दशा है जहां पर न टीन है न टप्पर है। जाकर देखिए तो सही। कभी मुआयना किया हमारे नेताओं ने, रेल मंत्रियों ने? कभी नहीं किया। और इसलिए हमारी सरकार ने सुरक्षा पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है। गाड़ियों में स्टेशनों और सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए हमने जहां ये रखा है कांस्टेबल। ऐसे ही मजेदार मामला है कांग्रेस का। 10 साल में 99 परियोजना घोषणा कर दी वोट लेने के लिए, ताली बजाने के लिए सदन में ये ठप 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 जोर मारो। आप क्या करें, इलेक्शन में आप भी
Please, Hanuman Rao ji, please. Try to hear it. सदन को यह जानकर And then you आश्चर्य can होगा reply when your कि turn is come. 99 परियोजना में से एक परियोजना अभी 10 साल में हुई है, एक परियोजना बिना बजट के। भुला दो, हल्ला कर दो, ताली बजवा लो। भारतीय रेल के साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक पूर्व के किसी मंत्रियों ने नहीं किया था। यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की 99 नई लाइनें परियोजना स्वीकृत कर दी गई, जिसमें अब तक एक हुआ है। पिछले 30 वर्षों की कहानी सुन लीजिए, उसमें 676 परियोजनाएं, और उसमें से पूरे कितने हुए हैं? आधे भी नहीं हुए। 310 के करीब परियोजनाएं पूरी हुई। आखिर ये क्या है? ये किसका मजाक है? और इसी उद्देश्य से जो भाई अभी कह रहे थे किराया बढ़ा दिया, आप सुविधा दीजिए। मैं चैनल्स पर देख रहा था, अखबार पढ़ रहा था कि किराया जब बढ़ाया गया तो सिवा राजनीतिक दलों के जो हमारे विरोधी हैं, जनता ने कहीं विरोध नहीं कहा। जनता के जब पास जो चैनल वाले माइक लगा रहे थे, उनने कहा कि हमें आप सुविधा दीजिए, किराया चाहे जितना बढ़ा लीजिए, आज सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समय पर गाड़ी चाहिए, जिसको आपने हरण कर लिया, बर्बाद कर दिया। और इसलिए परियोजनाओं के मामले में व्यवहारिकता का पूर्ण अभाव था, अव्यवहारिक था। लोक लुभावन नारे दिए आपने, घोषणाएं कर दी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। और इसी उद्देश्य से हमने आपके द्वारा जो किराया बढ़ाया गया था उसको सिर्फ रिलीज किया, बताया जनता को ये आपका किराया पहले से बढ़ा हुआ था, ये दे दिया गया। अगर भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाना है तो बुलेट ट्रेन की चर्चा आई तो मैं लालू जी का वक्तव्य सुन रहा था। वो जी चैनल पे कह रहे थे ये पीपी क्या। अब उनको तो प्रोपगंडा चाहिए, उनको चैनल पे दिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने पीपी को कहा ये पीपी क्या होता है। अब उसको इतना मजाक में, भारत का पूर्व रेल मंत्री इतने बड़े मजाक से लेता है। पीपीपी का मतलब अगर आप नहीं समझते हो, भारतीय रेल का उत्थान नहीं समझते हो, तो आप चाहते क्या हो। उन्होंने भी इसका मजाक उड़ाया। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आते ही कहा कि बुलेट ट्रेन में सबसे पहले चलाऊंगा और अहमदाबाद और बंबई के बीच में उस ट्रेन की शुरुआत होगी। आज तक क्यों नहीं किया गया? अब उस पर बयान आने लगे कि इतनी गाड़ियां चल सकती हैं, 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी अगर आज ये प्रगति के पथ पर हैं, अगर ये विकास की धारा में जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके रेल का है, उनके रेल की गति का है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली उनकी ट्रेनें उनके गंतव्य पे उनको बहुत जल्दी पहुंचा देती। पहले के बजट देखिए, आप रेलवे में जाइए तो आपको लगता है कि मैं परिवार, अब वहां गंदगी दिखे आपको तो आपका मन ही खराब हो जाएगा यात्रा का। आप जिस भाव से चलने के लिए आए हैं वो सारा आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले क्या किया है? साफ सफाई के लिए बजट के आवंटन में 40% की वृद्धि की है। मैं सदन को बताने में मुझे कोई नहीं, इसके पहले किसी सरकार ने साफ सफाई पर, यह आजादी के 67 साल बाद साफ सफाई के लिए हमको 40% वृद्धि की है। स्टेशनों पर साफ सफाई बनाए रखने के लिए कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्टेशनों पर फूड कोर्ट को स्थापित करने की बात कही गई है। खान पान सेवाओं की गुणवत्ता व स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित ब्रांडों के तैयार किया हुआ भोजन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। रेलगाड़ियों में जैविक शौचालय, अब एक अभी चैनल ने दिखाया कि शौचालय के पानी से आटा मारा जा रहा था रोड कैटरिंग में। अब बताइए यात्रियों के साथ क्या क्या किया गया, कौन चेक कर रहा था, क्या व्यवस्था है, क्या मॉनिटरिंग है? कोई व्यवस्था नहीं। लूट लो, और अब तक लूटा ही गया है। इसलिए रेलगाड़ियों में जैविक शौचालयों की पर्याय संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव हमारे रेल बजट में है। स्टेशनों व गाड़ियों में प्रायोगिक तौर पर पीने के पानी के लिए आरओ की यूनिट लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब इतना ही नहीं किया गया, वर्ल्ड लेवल का स्टेशन बनाने की बात पिछले एक विजन 2020 जो ममता जी द्वारा लाया गया था और लालू जी द्वारा, वर्ल्ड फेम
अब वर्ल्ड फेमस स्टेशन तो मुझे कहीं दिखा नहीं, दिल्ली ही देखते हैं हम लोग, बंबई का स्टेशन मुंबई का देखते हैं, कहीं दिखा नहीं। लेकिन हाँ, हमारे रेल बजट में कहा गया है कि एक व्यवस्था की गई है कि हम स्टेशन को गोद देंगे, स्टेशन को गोद लेने और यहां पर बेहतर स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठित और इच्छुक सरकारी संगठन, चैरिटेबल संस्थाओं और कॉर्पोरेट घराने को प्रोत्साहित करने का व्यापक एवं दूरदर्शी कदम हमारे रेल बजट में उठाने की बात कही गई। मित्रों, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी संस्था एक वित्तीय अनुशासन से चलती है। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा इकोनॉमी का, हमारे बजट का यदि डिसिप्लिन नहीं होगा, तो हम घर नहीं चला सकते। पिछले 15-20 वर्षों में रेल बजट में वित्तीय अनुशासन के नाम की कोई चीज नहीं थी, और इसलिए हमारे बजट में, एनडीए के रेल बजट में वित्तीय अनुशासन, भारतीय रेल निगम के माध्यम से बाजार से उधार घटाकर 11,790 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 30 प्राथमिकता वाले, आपने तो लिख दिया 600 इतने 99, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया कि इसमें से कौन सी परियोजनाएं प्राथमिकता की है, तो 30 योजनाएं जो पहली प्राथमिकता की थी उसको मंजूर करते हुए कहा कि हम इस पर अपना बजट देंगे और समय के प्रगति के पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया गया है। परियोजना के निष्पादन में होने वाली देरी और उससे बढ़ते लागत पर नियंत्रण के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर परियोजना प्रबंधन समूह की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। रेल इमारतों की छतों और भूमि का उपयोग कर पीपी के माध्यम से मेगावाट सौर ऊर्जा व सृजन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब ये इतनी बातें हमारे बजट में भी है, बहुत सारी बातें करना है, तो झूठे संसाधन की बात नहीं की गई, हवाई फायर नहीं किया गया है, हवाबाजी नहीं की गई। यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती रेल बजट में संसाधन जुटाने की बात कहीं पर भी कही नहीं जाती थी, लेकिन हमने कहा है कि कोल कनेक्टिविटी से इससे रेलों का यातायात बढ़ेगा और इससे लगभग 100 मिलियन टन की वृद्धि होगी तथा बिजली घरों तक तेजी से कोयला भी पहुंचाया जा सकेगा। हमने कहा है कि स्टेशन का संपूर्ण विकास पीपीपी के माध्यम से नव विकसित एयरपोर्टों की तर्ज पर चिन्हित कुछ स्टेशनों का आधुनिकीकरण सुख साधनों की व्यवस्था कर विकसित किया जाएगा। रेलवे लॉजिस्टिक एवं निजी निवेश लॉजिस्टिक्स में आधुनिक करने के प्रस्ताव हैं। यातायात के संचालन के मौजूदा पैटर्न में रेल प्रणाली पर से भी अधिक रेलगाड़ियां खाली चलती है क्योंकि मौजूदा भाड़ा दरों में वापसी दिशा में यातायात प्राप्त नहीं होता है। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए उचित कीमत निर्धारण पर विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने कहा कि हम रेल में चलते हैं, 2 दिन की यात्रा हमारी, तो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल भी की गई है। 5 वर्षों के अंदर भारतीय रेल के कार्यालय कागज रहित हो जाएंगे। विदाउट पेपर हमारा रेल का सारा सिस्टम चलेगा। इसके लिए हमने 5 वर्ष का समय मांगा है। भारतीय रेल की भूमि संपत्तियों को जीआईएस मैपिंग का डिजाइनेशन किया जाएगा। 25 लाख और उससे अधिक की लागत की खरीद के लिए ई खरीद अनिवार्य कर दिया गया है। कहीं घोटाला नहीं, कहीं कोई बात नहीं, आमने सामने बात करिए, पारदर्शिता की बात करिए। अगर कोई टेंडरिंग है तो ई माध्यम से ई खरीद होगी और उसका अनिवार्य कर दिया गया है। चालू परियोजना की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। चीन के विकास के इतिहास पढ़िए। 11,000 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन चलता है। अब हमारे यहां हल्ला शुरू हो गया बुलेट ट्रेन का नाम। अभी पहली रेलगाड़ी आगरा और दिल्ली के बीच में हाई स्पीड पर चली, 160 किलोमीटर प्रति स्पीड से एक प्रयोग किया गया और उसमें हम सफल हुए। हम रेल मंत्री को सदन के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं कि आपका पहला प्रयोग सफल हुआ है। अब मैंने कहा आपको स्टॉपेज की व्यवस्था समाप्त करने की बात कही। चाहे जहां रेल रुक रही है, राजधानी हो, जनशताब्दी हो, संपूर्ण क्रांति हो, रुकने का नाम नहीं था। नहीं साहब, चुनाव आ रहा है, जल्दी से वोट के चक्कर में हम, ये वोट के चक्कर में भारतीय रेल का समापन करने का अधिकार किसने दिया आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे रेलवे स्टेशनों को जो
बिना किसी नीति, बिना किसी सिद्धांत से रेलवे के स्पीड पर रोक लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, उसको समाप्त करने का जो निर्णय लिया है, मैं उसके लिए रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप और आश्चर्य करेंगे, चीन में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में जो रेलें चलती हैं, उसके लिए उन्होंने एक प्रबंधन, बहुत सारी चीजें बना के रखी, एक्सपेरिमेंट करते हैं। भारत में कोई शोध संस्थान रेलवे का आज तक बना ही नहीं, दिमाग ही नहीं। हमारे यहां से ट्रेन चलेगी साहब, हाँ आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हारे यहां से चलेगी। जिसकी सत्ता है उसकी ट्रेन ज्यादा चलेगी, आवश्यकता कहां है? आज इस बात की हमारे रेल मंत्री जी ने इस बात को देखा है बजट में कि कहां आज प्राथमिकता है, कहां रेलें देनी है। उन्होंने भी 58 रेलें नहीं दी हैं, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां देने की। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार के रेलवे में बजट में यह भी कहा गया है कि रेलवे विश्वविद्यालय की एक स्वागत योग्य घोषणा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय के माध्यम से रेल की तकनीकी शोध संस्थान, चीन में अब तक जितना विकास हुआ है उसमें उन शोध संस्थानों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहां इस तरह का कोई विचार ही नहीं किया गया। नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। तकनीकी के दौर में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी नैरो गेज पर गाड़ियां चलती हैं, वो ब्रॉड गेज नहीं बन पाई है। अनेक जगह आंदोलन होते हैं, इसलिए हमें आज ब्रॉड गेज पर तेजी से चलने वाली गाड़ियों को दोहराना पड़ेगा। अपनी प्रतिबद्धता जताई गई है। उदाहरण के लिए हर वर्ष उत्तर भारत के बड़े इलाके में ट्रेनों पर कोहरे के असर से काम करने की बात आती है। यह समस्या रेलवे को घाटे की तरफ ले जाती है, लेकिन इस बार पिछले 3 साल में रेलवे को लगभग 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। काहे से? कोहरे के कारण जो गाड़ियां लेट होती हैं उसको ठीक करने की अभी तक हमारे यहां पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार इस रेल बजट में पूर्वोत्तर राज्यों का विशेषकर इस तरह पूर्वोत्तर हिस्सा दशकों में रेल संपर्क टूट, दशकों से रेल संपर्क से कटा हुआ है, क्योंकि इसके लिए प्रयास ही नहीं हुआ। क्योंकि वहां से कोई चुनकर आता है तो बोलता नहीं है, बोलता है तो सुनते नहीं है। यहां रेल बजट में क्या होता है, कौन प्रभावी है? देश के प्रधानमंत्री ने इन सारी बातों को खत्म किया। कोई प्रभावी नहीं, यात्री प्रभावी है। सबसे ज्यादा प्रभावी है। जहां आवश्यकता पहली है वहां ट्रेन चलेगी। किसी के रिकमेंडेशन से, किसी के पैरवी से कोई रेलगाड़ी नहीं चलेगी। यह जो आपने आधार बनाया काम का, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। देश को तब बहुत खुशी होगी जब दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अहमदाबाद और पटना के बीच में 5 घंटे समय की कीमत होती है। और इस बजट ने समय को सबसे बड़ा महत्व दिया है। 7 घंटे में हम पहुंचते हैं, वहां यदि हम 2.5 घंटे में पहुंचते हैं तो हमारा समय बचेगा, और इस समय को देखना चाहिए। किसी भी रेल बजट की कोई रेल बजट कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसका एक पैमाना अखबार हुआ करता है। जिस दिन रेल बजट आया था उसके दूसरे दिन हमने अखबार के हेडलाइंस पढ़े, और उन अखबार के हेडलाइंस में जनसत्ता ने लिखा था, आधुनिकता और रफ्तार पर चलने वाला रेल बजट। नव भारत टाइम्स ने लिखा था, मोदी का मॉडर्न एक्सप्रेस। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा था, एफडीआई से मिलेगी गति और सुविधा। दैनिक जागरण ने लिखा था, मोदी का सुपर एक्सप्रेस। पंजाब केसरी ने लिखा था, बुलेट होगी घोड़ा की रेलगाड़ी। अमर उजाला ने लिखा था, बुलेट ट्रैक पर मोदी रेल। नेशनल दुनिया ने लिखा था, रेल बजट में सुरक्षा, सुविधा, स्पीड पर जोर। नया इंडिया ने लिखा था, घोड़ा ने चल। बहुत सारे अखबारों को मैं पढ़ सकता हूं। इससे भी विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए, बुराई के लिए बुराई करना यह आवश्यकता नहीं है। आप ठीक बुराई करिए, आप रेल बजट की खूब बुराई करिए। रेल बजट, रेल सुधरना चाहता है, लेकिन बजट में पॉजिटिवनेस होना चाहिए, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। दिक्कत यह है कि राजनीतिक विरोध में हम जलते रहते हैं और सकारात्मक विरोध करने की हमारी आदत नहीं बनी है। कोई भी हो, सदन में सकारात्मक विरोध होना चाहिए। यह हेडलाइंस इस बात की गवाह है कि भारतीय रेल वर्षों बाद जो बजट प्रस्तुत किया है वो आम नागरिक का है, और आम नागरिक का यह बजट हम सब के काम आया है। और आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बजट में कहा था उसमें सारी बात आ जाती है। उन्होंने कहा था कि संसद में रेल बजट पेश होने के बाद
यह बजट जो है ये 21वीं सदी का बजट है। यह बजट देश की जनता के विकास का विश्वास देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह बजट पारदर्शिता और एकता को बढ़ावा देने वाला बजट है। आजादी के बाद रेलवे का विकास नहीं हुआ और इस तरह गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, ये देश की जनता कहती है। और उन्होंने कहा कि अगर हमने इस पर गंभीरता और ईमानदारी से ध्यान दिया होता, आज देश की बात ही कुछ होती, प्रगति और विकास का इतिहास कुछ और होता। देर आए दुरुस्त आए, यह बजट पहले हुई गलतियों को दूर कर हमें विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। मोदी जी ने कहा कि पहले बजट टुकड़ों में पेश होता था और पहली बार सदानंद जी और मनोज जी ने यह बजट एक समग्रता में पेश किया है। समय रेल बजट पेश किया है। यह बजट पूरे देश के लिए है। इसमें सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया गया है। पहले बजट किसी एक क्षेत्र के लिए होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र को ध्यान में देकर रेल बजट प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, काम बहुत करना है। 60 महीने मांगे हैं देश से नरेंद्र मोदी जी ने, अभी 2 महीने पूरे होने को आए हैं। और यह रेल बजट इस बात का गवाह है कि प्रगति के पथ पर भारत को ले जाने के लिए, विश्व के पहली कतार में खड़ा करने के लिए आने वाले 4 बजट जो रेल का होगा, अब ये कहा गया कि जब ये चले जाएंगे तब बुलेट चलेगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के लिए हैं। उनका एक एक बजट 10 साल तक हमको रखेगा और एक नहीं अनेक बुलेट ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ाने का सामर्थ्य हम रखते हैं, दौड़ाएंगे। ये एक बजट प्रस्तुत करने का मामला नहीं है, लेकिन हमारी नियत पर कोई धोखा नहीं कर सकता। हम नियत से साफ हैं। हम पैरवी के आधार पर बजट प्रस्तुत नहीं किया हमने। हमारे बजट में भारत के 125 करोड़ जनता है। हमने बजट में यात्रियों का ध्यान दिया है और इसलिए जिस ईमानदारी से ये रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके लिए इसका समर्थन करते हुए माननीय सदानंद जी गौड़ा और मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। Thank you. Now the leader of the opposition will speak tomorrow. Therefore, I am calling Shri Bhuvaneshwar Kalita. You want to speak? Kalita ji, he wants to speak. I will call you next. Sir? He wants to speak. I will You call want you. to speak? Okay. रेल बजट पे चर्चा शुरू हुई है। एक हफ्ते के इंतजार के बाद 1 हफ्ते तक लगातार माननीय रेल मंत्री जी सदन में आते रहे। बेचारे बैठे मुस्कुराते रहे और उनको अवसर नहीं मिला उनके अपने साथियों की वजह से। लेकिन आज चर्चा शुरू हुई तो इस पे हम सब लोगों को रोशनी डालनी है। सदानंद जी गौड़ा सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा हो जाता है कि शुरुआती हमेशा गड़बड़ हो जाती है। जब बेचारे आते हैं तो आते ही इनको रेल का किराया बढ़ाना पड़ता है। वो भी कोई छोटा मोटा किराया नहीं बढ़ाना पड़ता, 14.5% किराया बढ़ाना पड़ता है और माल भाड़ा भी बढ़ाना पड़ता है। कारण बताते हैं कि पुरानी सरकार का प्रस्ताव था। पुरानी सरकार ने तो उसे नहीं लागू किया, कुछ सोच समझ के नहीं लागू किया होगा। पुरानी सरकार ने उसके पहले साल भर पहले भी जितनी ज़रूरत थी उतनी पवन बंसल ने बढ़ाया था। उसके 2 साल पहले भी चुनाव थे क्या? पिछले 10 साल से सत्ता में हम थे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल के चुनाव थे क्या लगातार? लेकिन एक बार भी नहीं बढ़ाया गया किराया, है ना। उस किराया एक बार, विजय जी आप क्यों, आप तो वैसे ही त्रस्त हैं, आप क्यों उसमें बेवजह डिफेंड कर रहे हैं? आप तो हमारे साथ बोलिए ना। तो जो आप क्यों इसमें बार बार परेशान हो रहे हैं? 14.5% किराया उनको बढ़ाना पड़ा और उसके बाद जो है माल भाड़ा भी बढ़ाना पड़ा। और मानवर आज स्थिति ये है कि 94 to 95% ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो 94 से 95% के करीब पहुंच चुका है। मैं वजहों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस समय माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे तब ये तकरीबन 74% था। तो 26% का आपको मार्जिन मिलता था रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए, नई स्कीम्स लागू करने के लिए। आप 26% टोटल रेवेन्यू से आप इसका एक्सपेंडिचर कर सकते थे
और शायद याद है कुछ उसी समय सब गाड़ियाँ चली थी, शताब्दी ट्रेन है, और तरह तरह के तमाम योजनाएं और स्कीम्स लागू की गई थी। आज शताब्दी के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी मशहूर ट्रेन चली हो कि जिसके बारे में लोग बात कर सकें, वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। और जो है 6% और 5%, मुश्किल से 5% जो बचता है, वो 5% में कैसे बुलेट ट्रेन चलेगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक दिवालों का स्वप्न है, और उसको अगर बुलेट ट्रेन आपने चलाई भी तो आपको उसके लिए जो है बाहर से धन के जो Please, please, Prabhaji, you have made a very good points, please. नहीं झा साहब, ऐसा है ना, सरकार तो आपको भी लग रहा था कि मुश्किल है, तो सरकार तो शिवराज सिंह चौहान जी भी ले आए वहाँ, आपके विरोध के बावजूद भी ले आए। लेकिन ये तो जो है चलता रहता है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकार के आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी हम इधर, कभी आप उधर, कभी आप उधर, कभी हम इधर, ये तो अलग चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो बुलेट ट्रेन के लिए मैं मंत्री सबसे पहली चीज़ जानना चाहूँगा कि वो धन कहाँ से जुटाएंगे, वो कहाँ से ये लाएंगे, वो जो है वो बताएं। अगर वो कहते हैं कि इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाएंगे, तो मैं देश का योजना मंत्री रहा हूँ, और मैंने योजना आयोग में बैठ के देखा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़्यादातर प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो पीपी मॉडल में वो कहाँ, कैसे, किन लोगों के साथ इसको लाने की योजना बना रहे हैं। दूसरे, उस बुलेट ट्रेन पे कितना एक्सपेंडिचर आएगा। दूसरे, सिर्फ एक जगह से बुलेट ट्रेन चलेगी, सिर्फ एक रूट पे पायलट प्रोजेक्ट, या वो कम से कम कब तक वो देश में 10 जगहों से बुलेट ट्रेन चला पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि बुलेट ट्रेन का खर्च कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। नंबर दूसरे, वो सिर्फ एक उस पर पायलट प्रोजेक्ट चल के रह जाएगा अहमदाबाद तक, या वो जो है बाकी देश के अन्य हिस्सों को मिलेगा। दूसरे, उसमें यात्रियों पे खर्च कितना आएगा, क्योंकि कुछ अखबारों ने भी अखबार कोट कर रहे थे, उन्हीं सारे अखबारों ने लिखा है, मैं सारे नाम नहीं लेना चाहता उन अखबारों के, कि हवाई जहाज के बराबर किराया होगा बुलेट ट्रेन का। माने कि निचला वर्ग तो छोड़ दो, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग तक के लिए मुश्किल होगा कि उसका खर्च दे पाना। ठीक है, पैसे वाले लोग उसमें चल सकते होंगे, चले, उसमें कोई अच्छी बात है, मैं उस पर एतराज़ नहीं करता हूँ। सब, अगर कोई देश में सुविधा आती है तो उसका जो वो करना चाहे करें, तो लेकिन वो आम आदमी तक मुहैया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस 94-95% जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेज हैं उनको कैसे नीचे ले जाएंगे, हैं, इसका क्या तरीका मंत्री जी ने निकाला है कि हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को नीचे किस तरह से ले जाएं। और हमेशा से बहुत बार से ये बात चलती आई है कि रेलवे के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत रियल एस्टेट है, बहुत प्रॉपर्टी है। कुछ इस तरह का इंडिकेशन भी आ रहा है कि उसके जरिए भी धन जुटाने की योजना है। तो वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। सरकारी संपत्ति और सरकारी धन को बाहर बेचना इतना आसान नहीं है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और ये जो है, और आपने जो मॉडल दिखाया है देश को कि बिना घोटाले के हर चीज़ को घोटाला बना देना, तो हमने भी सीख लिया है। हम भी अब कड़ी निगाह रखेंगे कि क्या कर रहे हैं आप, किधर जो है, किधर मतलब किस तरफ आपका जो है वो रुख जा रहा, किस तरफ आपका रुख है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से आप उसकी प्रक्रिया अपनाते, कैसे करते हैं। और है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत रेलवे के पास प्रॉपर्टी है, बहुत ही है जिनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। एक चीज़ पे मुझे याद है कि जब लीडर ऑफ द हाउस आज के थे तो यहाँ पे थे, और उन्होंने एक बात रखी थी कि जो ममता बनर्जी के बजट की उन्होंने बहुत आलोचना की थी, और उस आलोचना के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेलवे में खर्च करने के अलावा सब चीज़ों पे खर्च कर रही हैं। I mean, she has brought a budget in which she is spending money on everything other than railways. स्कूल भी खोल रही हैं, ये भी कर रही हैं, अस्पताल भी बना रही हैं, ये भी कर रही हैं, इससे करके उन्होंने काफ़ी उस पर रिडिक्यूल किया था उनको। इस बजट में भी तमाम ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं जो रेलवे से बिल्कुल इतर हैं। तो अगर वो उनको कितनी प्राथमिकता आप दे रहे हैं, क्या उस धन को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, उसके जरिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नीचे नहीं लाए जा सकते हैं क्या? अगर वो नीचे आए तो रेलवे का काम काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। कल मैं बाहर गया हुआ था और मैंने रेलवे स्टेशन पर देखा, मंत्री जी आपके ध्यान देने की चीज़ है, आप बहुत अच्छे आदमी, मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए रेलवे अधिकारी भी आपको लाइटली ले रहे हैं। कम से कम 70% ट्रेनें लेट थी, उस पर चौक से लिखा हुआ था। तो ये जो पंक्चुअलिटी है, इस पर ध्यान दीजिए। पंक्चुअलिटी जो है गड़बड़ हो गई है रेलवे की, और वो जो है मेंटेन की जानी चाहिए
क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यूरोप की तरह कि 11:30 पर ट्रेन आएगी तो 11:30 पे आती, न आए, 11 की कम से कम 11:30 तो आ जाए, 11:15 तो आ जाए, इतना कम से कम कर दीजिए। तो ये पंक्चुअलिटी पे भी डंडा आपको चलाने की ज़रूरत है और बहुत सख्ती के करने की इस पर भी ज़रूरत है। माल भाड़ा जो है वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और माल भाड़ा के बारे में सबसे मुश्किल चीज़ ये आती है कि एक तो हमारी ट्रैक्स और दूसरे लोडिंग फैसिलिटीज़। लोडिंग फैसिलिटीज़ के लिए कुछ प्लेटफार्म ऐसे हैं कंट्री में जिनका विस्तारीकरण किया गया था, क्योंकि एक बार में ट्रेन पूरी की पूरी लोड होनी चाहिए। तो कई प्लेटफार्म पे तो सुविधा की गई कि एक दिन में आप करीब 8 घंटे में एक ट्रेन को लोड कर सकते हैं, 6 से 8 घंटे में, अगर ट्रेन पूरी प्लेटफार्म पे रहती, प्लेटफार्म इतना बड़ा है तो उससे आपका टाइम बचता, वरना आपको 2 किस्तों में ट्रेन को लोड करना पड़ता है और उसकी वजह से काफ़ी टाइम जाया होता है। तो वो फैसिलिटी आप कहाँ कहाँ और बढ़ा रहे हैं, प्लेटफार्म बढ़ा के, ताकि जो है लोडिंग फैसिलिटीज़ को आप बढ़ा सकें। दूसरे कोचेज़ का जो साइज़ है, हमारे यहाँ तमाम कोचेज़ का साइज अभी भी आधा है। अगर हम उनको कोचेज़ की गहराई बढ़ा दें, उनके ऊपर कर दें, आपने ये रेलवे में मॉडल ये लागू हुआ है पिछले 5-7 साल से चल रहा है कि तमाम जगह पे जो नए कोचेज़ हैं उनको बढ़ाकर उनमें, ताकि ज़्यादा माल आ सके, और जब आप ज़्यादा माल ले जा सकेंगे तो उतनी आपका जो है खर्चा बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड्स को बाहर भेज सकते हैं। तो वो जो है आप नए जो कोचेज़ बनाएंगे उनकी डेप्थ क्या होगी, उनमें कितना माल, उनकी कैपेसिटी, माल कैरिंग कैपेसिटी कितनी आप बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी आप अगर रोशनी डालें कि कब तक और जो नए कोचेज़ लाएंगे उनकी गहराई कितनी बढ़ा सकेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो रेलवे का खाना बहुत ख़राब, मैं कहता हूँ कि एक ही मामले में भारत में पूरी राष्ट्रीय एकता नज़र आती है। कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक स्टेशन पे आपको घटिया खाना और घटिया चाय मिलेगी, उसमें जो है स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूरी जगह आप जैसे आप उठा लीजिए आपको एक ही स्वाद मिलेगा हर जगह। उस मामले में अगर आप थोड़ा सा, आपने उसमें फूड कोर्ट्स की बात कही है, लेकिन फूड कोर्ट्स में वही पैसेंजर फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी ट्रेन लेट है या जो पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं, वो तो जाके बैठ के खा सकते हैं वहाँ पे, या उनको साथ जो छोड़ने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन 2 लोग आते हैं, 5 छोड़ने आते हैं, तो 7 लोग बैठ के उसमें फूड कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो प्लेटफार्म के डिब्बे के अंदर बैठा है और उसको तुरंत उठा के उसकी गाड़ी 5 मिनट के लिए रुकी और सामने वाले खुमचे वाले से या जो वो ठेले होते हैं उनसे अगर उसको लेना है तो वो सामान सबसे गड़बड़ होता है। तो क्या वो प्रथा बंद कर रहे हैं कि कोई भी जो ये रेलवे के, उनको क्या बोलते हैं, आजाद साहब, जो आजाद साहब ये जो ये ठेले में रख के बेचते हैं, उनको ध्यान पूरा है लेकिन जो है उन टेक्निकल वर्ड होता है रेलवे की, इसमें उन लोगों के खाने को इम्प्रूव कराए, भले वो उसकी कीमत थोड़ी बढ़ा दें, लेकिन अगर वो तो लोग जो हैं जो डिब्बे में बैठे रहते हैं जल्दी से उतर के और वो सब ले सकते हैं। और रेलवे का पानी, उस दिन आप लोगों ने उसकी बात कही थी, बात बिल्कुल सही है कि रेलवे नीर की क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रेलवे नीर की क्वालिटी कैसी है। और ट्रेन के अंदर जो मिलने वाला खाना है वो मैंने सुना है कि उस खाना जिस पानी से बनाया जाता है वो पानी वहीं का नल का इस्तेमाल कर लेते हो, कंटेमिनेटेड वाटर होता है। तो जो गर्म खाना है चलो उसमें से तो बैक्टीरिया से आप बच जाएंगे, लेकिन जो ठंडा खाना है वो 100% आपको फूड पॉइजनिंग कर देगा तमाम यात्रियों को। इसलिए वो खाना किस पानी से बनता है जो रेलवे के अंदर पेंट्री सर्विसेज हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपकी मदद भी करूँगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमारे रेलवे बजट पे आपकी आलोचना करने से हम कल सत्ता में आ जाएंगे। आप तो आए हो 5 साल के लिए, आराम से बैठे हो, तो हमें कुछ पॉजिटिव सजेशन भी देने चाहिए, इसके अलावा जो मैंने अभी वैगन के बारे में दिए हैं और इन सब के बारे में, कि आपके पास एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा जरिया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल एडवर्टाइजिंग का युग है और आपके पास रेलवे इतनी ट्रेन्स हैं और सबके डब्बे बाहर की तरफ से खाली होते हैं। आप जो है पूरा एक इसका डिपार्टमेंट खोल के उन डब्बों की पे जो है, जो होर्डिंग से, जब यहाँ पर इस देश में अरबों रुपए होर्डिंग पर लोग खर्च करते हैं, तो रेलवे से बढ़िया कोई होर्डिंग नहीं होती है। अगर रेलवे को आप उस ढंग से, अभी कई जगह पे आपने लोकल ट्रेन्स में इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, लेकिन अगर उसको ऑल इंडिया लेवल पे आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी जो है पैसा जो है एडवर्टाइजिंग के जरिए रेलवे में कलेक्ट कर सकते हैं और एक आपका अच्छा वो रेवेन्यू मॉडल हो सकता है। फिर कई जगह आपको शटल सर्विस की ज़रूरत है, वो शटल सर्विस चला के भी आप काफ़ी पैसा ले सकते हैं। जैसे यहाँ से किसी को वृंदावन जाना हो तो इतना मुश्किल है उसको कि ट्रेन से वृंदावन नहीं जा सकता, उसको हमेशा इसी से मथुरा वृंदावन जाना पड़ेगा। आप ये छोटे छोटे रूट आइडेंटिफाई करके, जहाँ भारी, जैसे चेन्नई तिरुपति,
अगर आप एक एक घंटे पे चेन्नई तिरुपति की ट्रेन चलाएं, सुपरफास्ट ट्रेन जो है 1-1.25 घंटे में पहुंचा दी, कोई बाई रोड नहीं जाएगा चेन्नई से, सब उसी ट्रेन में बैठेंगे और आके आ जाएंगे। चेन्नई तिरुपति हुआ, जैसे जयपुर अजमेर हुआ, जैसे यहाँ से मथुरा हुआ या वृंदावन हुआ, वृंदावन रखते वृंदावन के प्लेटफार्म को आप उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। दिल्ली वृंदावन अगर 1-1 घंटे की शटल ट्रेन चलें, बहुत लोग जाना पसंद करेंगे। इसी तरह से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है कि जहाँ आप छोटी शटल ट्रेन दें, कितना भी किराया लगाएं, लोग दे के आने को तैयार हैं। इन सब से आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। और भी सुझाव हमारे पास हैं, लेकिन वो सुझाव आपको लिख के भेजेंगे। अभी चूँकि अचानक आदेश हुआ कि तुरंत बोलो, तो मैं 1 मिनट की नोटिस पे जो है मुझे बोलना पड़ रहा है, इसलिए जितना मुझे याद था मैंने बोल दिया, बाकी सारे सुझाव आपको बाद में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Shri Avatar Singh Karimpuri. आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया। महोदय, रेल जो है देश का सबसे बड़ा यातायात का साधन है। यह हम सब जानते हैं कि करीब 2.3 करोड़ यात्री प्रतिदिन इस यातायात के माध्यम से सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, और करीब 2.25 मिलियन टन माल की ढुलाई होती है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए ये जो 1924 में रेल के लिए अलग से बजट का प्रावधान शुरू हुआ, ताकि जो इसकी अहमियत है, जो इसकी संजीदगी है, जो गंभीरता है और जो इसका ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा किया जाए और देश की तरक्की में, देश की उन्नति में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सके। नई सरकार आई है और नई सरकार का ये नए ऑनरेबल रेल मिनिस्टर जी का ये पहला बजट है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इस रेल बजट को हमने और देश की जनता ने भी देखा है, गंभीरता से उसका अध्ययन भी किया है कि पहली सरकार के बजट में और इस सरकार के बजट में अंतर क्या है। देखने से ये पता चलता है कि दोनों सरकारों का बजट एक जैसा ही है। एक परंपरा सी निभाई है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार जब बनी और हमारे जो नए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी लीडरशिप में, तो देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें दिखाई गई थी। जनता ये सोच रही थी कि आज़ादी के बाद जो आज तक हमारी तकदीर नहीं बदली, शायद एक मौका मिलेगा तकदीर को और देश की तस्वीर को बदलने का। लेकिन ये बजट जब आपने पेश किया तो जो लोगों को सपने दिखाए गए थे, वो सब सपने आपके इस बजट के पेश करने के बाद चकनाचूर हो गए। उसमें कुछ भी नया नजर नहीं आया, क्योंकि जो नजर आया
कि जो देश में अंग्रेज देश का रेलवे का जो ढांचा तैयार करके देके गया था, आज़ादी के बाद कोई हम बहुत ज़्यादा उसमें आगे प्रगति नहीं कर पाए। अभी भी जहां बार बार चाइना की चर्चा होती है कि चाइना ने इतने 1000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन बना दी और इतने वो हमारे बॉर्डर तक ट्रेन ले आने के लिए लगा हुआ है, लेकिन हम अंग्रेज के ढांचे की भी मरम्मत नहीं कर पाए। जो वो हमारे लिए बनाकर छोड़ के गए हैं। आप बार बार बता रहे हैं कि रेलवे की हालत, लाइनों की हालत बड़ी बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और अब जो आपने 2014-15 के लिए आपने जो बजट का आंकड़ा बताया है कि 1,64,374 करोड़ का आपने प्रपोजल रखा है, और यह भी बताया है कि 1,49,176 करोड़ का एक्सपेंडिचर जो होना है। तो आपके पास जो करीब 15,198 करोड़ का जो सरप्लस है, 15,000 करोड़ का जो आपके पास आगे की जो योजनाएं आपने बनानी है, उसके लिए आपके पास मौजूद है। अब सोचने की बात यह है कि बजट में आपने बहुत बड़े बड़े जो सपने दिखाए हैं, उसको आप 15,000 करोड़ से कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, जब हम जरूरतें पूरी कर लें तब हमें और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। हम पहले सेफ्टी का सवाल है। हमारे देश में रेलवे में हमें ये सबसे पहले प्रावधान करने की जरूरत है कि हमारी जो ट्रेनें चलें वो सुरक्षित चलें। सेफ्टी, जो यात्री जर्नी करे वो अपने डेस्टिनेशन पे सेफ पहुंचे। अभी हमारे पास जो आंकड़ा है, अगर हम ज़्यादा पीछे की तरफ ना भी जाएं, पिछले 5 साल का अगर हम टोटल करें तो 5 साल में 735 एक्सीडेंट रेलवे के हुए। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो ये सामने आता है कि हर 5वें दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है। आपके रेल डिपार्टमेंट में हर 5वें दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है और करीब 1500 लोग मरे और 2500 के करीब घायल हुए। ये जो सेगमेंट है सेफ्टी का, जो ये रेल डिपार्टमेंट के लिए और देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इससे हम कैसे उबर पाएंगे कि 32,000 लाख का हमें इससे आर्थिक नुकसान हुआ है और 5,563 लाख का रेलवे पथ का नुकसान हुआ है। तो इससे हम कैसे उबर पाएंगे? सबसे बड़ा हमारे सामने ये सवाल है और ये नए रेल मंत्री साहब के सामने ये एक बड़ा चैलेंज भी है कि इसको हम चैलेंज के तौर पर स्वीकार करके हम इससे रेलवे को कैसे उभार सकें, कैसे निकाल सकें। क्योंकि अगर हम सारी नाकामियों को यूपीए के ऊपर डाल देंगे और पिछले 30 साल की चर्चा करके कि 30 साल में सत्यानाश हुआ है रेलवे का, उसमें 6 साल भारतीय जनता पार्टी भी रही, उसको भूल जाते हैं कि इस बर्बादी में आपका भी योगदान रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नुक्ता चिन्ह की बजाय
संजीदगी से सोचना है कि हम ऐसी बुरी परिस्थितियों से हम इस डिपार्टमेंट को कैसे निकालें। तो इसके लिए 40% जो 40% आपकी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो जो रेलवे फाटक पर चौकीदार ना होने के कारण हो रही। ये इसके लिए कितना बजट चाहिए ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चौकीदार प्रोवाइड कर दें तो 40% तक दुर्घटनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 291 735 में से 291 के लिए आपका रेल डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है वो उसकी भूल के कारण हुई। तो इसलिए हमें अपने रेलवे के स्टाफ को बदल रही परिस्थितियों के मुताबिक एजुकेट करने की जरूरत है। उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है उसके बारे में मोटिवेट करने की जरूरत है, उनके अंदर स्किल क्रिएट करने की जरूरत है। अभी हमने देखा, आपने बड़ा सेलिब्रेट किया कि जम्मू कटरा के लिए आप नई ट्रेन शुरू करके आए हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सुरंग में फंस गई। अब आप कहेंगे सुरंग में तो यूपीए के कारण फंसी है, उद्घाटन हमारे कारण हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों को लेनी पड़ेगी। फरीद साहब ने कहा कि फरीदा जे तू अकल लतीफता काले लिखना लेख, अपने गरीबान में सिर रीमा कर दे। इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, अगर जनता ने आपको कुछ मौका दिया है कुछ करने का, तो अगर इन्होंने काले लेख लिखे हैं, अगर आप भी काले लिखेंगे तो अंतर क्या होगा। तो दोनों को जिम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर डालने की बजाय सेलिब्रेट आप करें और सफोकेट इनको करें, तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी ट्रेन अभी आ रही थी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जाना था, वो दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गई। अब ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त कोई और ट्रेन उस ट्रैक पे नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसलिए हमें सेफ्टी के इशू पे हमारी ये सजेशन है आपको कि इस पे बहुत ज़्यादा सीरियसली हमें सोच करके चलने की ज़रूरत है। और अब आपने ये बताया कि हम देश को दुनिया के बराबर अपनी ट्रेन को ले जाएंगे। आपकी इस सोच का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, उसको हिंदी में भी शायद आप समझ जाएं कि पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। कुछ समझ दे? और थोड़ा हिंदी में बताता हूं इसको करके तर्जमा, कि जेब में नया पैसा नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है एक भी, और कह रही है कि मैं मेले को जाना है, मेले को जाना। मैं किसी अभी आपकी जेब में क्या है? आपकी पॉकेट में तो 15,000 करोड़ है। तो हाँ, उसने खाली किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि खाली करने में 6 साल का योगदान आपका भी है, लेकिन पल्ले नहीं तेला, जेब में एक नया पैसा नहीं और मेले को जाने की तैयारी है। बुलेट ट्रेन चलानी है, 60,000 करोड़ की प्रपोजल है, और दुनिया को दिखाना है कि मुल्क बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन पॉकेट में 15,000 करोड़ है। तो कहां से लाओगे? कैसे आएगा? हमसे भी ले लेना जो होगा, हमसे तो आप यात्री किराया बढ़ा दिया, जनता से ले ही रहे। लेकिन फिर आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जो आपने बोला कि 30 सालों में 674 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, और उसमें से 317 कंप्लीट हुए हैं और 357 पेंडिंग पड़े। और इसके लिए भी आप बताते हैं कि 1,82,000 करोड़ चाहिए।
लेकिन कहाँ से आई है? चाहिए तो है 60,000 करोड़ भी, 1,82,000 करोड़ भी, फिर ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है, जो नए प्रोजेक्ट है उसके लिए 5 लाख करोड़ भी 10 सालों में, आपका हर साल 50,000 करोड़ का प्रपोजल भी है। शब्द बड़े अच्छे हैं, कई बार शब्दों के अनुकूल कर्म नहीं होते। हमें कर्मों पर संदेह है कि आपकी थ्योरी प्रैक्टिस में कैसे बदलेगी, इसके ऊपर देश की जनता जानना चाहती है। और जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी हमारी आपको अपील है कि बहुत घटनाएं रेल में होती हैं, और स्नैचिंग की, जेब काटने की और थेफ्ट की, और भी कई तरह की घटनाएं होती हैं। इसलिए हमें सिक्योरिटी के पक्ष को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारी राय है कि जो 4,000 आपने महिला पुलिसकर्मियों की प्रपोजल रखी है, उसमें हमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए। और अब जो आपने कहा कि हम स्टेशन जो है, कुछ स्टेशन जो है उनको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, ये हर बजट में होता है कि हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। अब वर्ल्ड क्लास की डेफिनेशन क्या है? अगर हम अपने नेबर मुल्कों की वर्ल्ड क्लास को सोचेंगे या हम विकसित मुल्कों की वर्ल्ड क्लास का डेफिनेशन करेंगे, अब उसका हमें मालूम नहीं। लेकिन वो वर्ल्ड क्लास जो आप बनाने की सोच रहे हैं, उसको आप पीपीपी मॉडल के जरिए करने की सोच रहे हैं। उनके पीछे हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप वो स्टेशन पीपीपी मॉडल के जरिए आप उनका विकास करेंगे, तो वहां जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो कर्मचारी हैं, जिनको आरक्षण के जरिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया था, जो उनको मौका मिला है, उनका स्टेटस क्या होगा? क्या वो पहले की तरह वहां अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे? क्या उनकी कोई अनदेखी तो नहीं होगी? और उससे आगे भी हमारी, ये आपको भी कुछ बताना है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का होगा, जैसे एयरपोर्ट पे चाय का कप 250 का है, शायद ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे होगा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैं ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर हूं, ओबीसी हूं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार किया, नहीं, ही ऑलवेज सेड इन यूपी, और अति पिछड़ा या पछड़ा, और फिर यह भी कहा कि मैं चाय बेचने वाला भी हूं। लेकिन इस बजट में आपने चाय बेचने वाले का कोई ध्यान नहीं रखा है। ये बात सही बोली। मैंने पूरा बजट पढ़ा, एक भी शब्द मेरे को चाय बेचने के लिए वाले के लिए नहीं मिला है। तो कम से कम उस चाय बेचने वाले की अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी, जिसका प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेशन करते वक्त प्रपोजल भी उनमें से देखा। तो जब आप स्टेशनों का निजीकरण करेंगे, तो उसमें चाय बेचने वाले का स्टेटस क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के एम्प्लॉइज हैं, उनके हितों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। और जो आपने ये बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, उसके लिए जो धन जो आपने पैदा करने की बात करी है कि पैसा कहां से आएगा, उसके लिए आपने एफडीआई का बताया है, पीपीपी का बताया है। हमारी आपको यह अपील है कि जो मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बहुत अनथक यत्नों से आरक्षण का प्रावधान इस देश में, इस देश के संविधान में हुआ। आप एफडीआई या पीपीपी कोई भी मॉडल लाएं, एक तो उसमें जो ठेकेदारी सिस्टम हो जाता है, और उसमें जो तनख्वाह जो है, पे जो है,
वर्कर्स को बहुत कम दिया जाता है। एक तो एम्प्लॉइज की एक्सप्लॉयटेशन पीपीपी या एफडीआई को करने की इजाजत ना दी जाए, और दूसरा जो ये सुनिश्चित किया जाए कि जब पीपीपी मॉडल लागू होगा तो उसमें संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको बराबर सेफगार्ड मिले, उसको बराबर प्रोटेक्शन मिले। जो भी जिसके साथ भी आप ये पीपीपी मॉडल लागू करने का कोई साइन करें एग्रीमेंट, उससे ये लिखित में कमिटमेंट लिया जाए कि वो आरक्षण की पॉलिसी को अपने संविधान की भावनाओं के बिल्कुल अकॉर्डिंगली फॉलो करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, उसकी कोई वायलेशन नहीं होगी। ये सुनिश्चित करने की कृपा आप जरूर करेंगे। और सबसे जो अन्याय हुआ है आपके हाथों से आते ही, और आपका उसका कारण कोई भी हो, क्योंकि जब जनता को ये बताया गया कि यदि आप सरकार बदलेंगे, नई सरकार बीजेपी को मौका मिलेगा तो अच्छे दिन आ जाएंगे, तो जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको इसलिए वोट दिया, अच्छे दिन के ऊपर भी भरोसा किया। लेकिन जब अच्छे दिनों की बात चली तो अच्छे दिन ऐसे बताए गए कि अब कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी तब अच्छे दिन आएंगे। अब कड़वी दवाई शुरू हो गई। अब ये पहले नहीं बताया था आपने कि कड़वी दवाई पीने से अच्छे दिन आएंगे, लेकिन फिर भी आपने कड़वी दवाई से अच्छे दिन शुरू किए कि 14.2% आपने यात्री किराया बढ़ाया और 6.5% आपने माल भाड़े का किराया बढ़ाया। हम आपको ये अपील करते हैं देश की जनता की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, कि कम से कम इसमें से कड़वी दवाई निकालो और अच्छे दिनों के वादे को पूरा करते हुए इस बढ़ाए हुए रेल यात्री किराए को और माल भाड़े को आप अपने भाषण के अंत में वापस ले लो। हम आपका बड़ा आभार प्रकट करें। इससे आपको ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, आपको चाहिए 10 लाख करोड़, 60,000 करोड़, लेकिन आ रहा है ये किराया बढ़ाने से सिर्फ 8,000 करोड़। तो 8,000 करोड़ से आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर आप कृपया पुनर्विचार करने की कृपा करें। और जो अनेकों और आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि कई बार हम ट्रेन में जाते हैं तो जिस ट्रेन में अनाउंसमेंट की प्रोविजन होती वहां अनाउंस किया जाता है कि भाई कोच नंबर सो एंड सो में एक पेशेंट, एक यात्री गंभीर रूप से बीमार है, यदि कोई डॉक्टर हमारी आवाज को सुनता हो तो वो उस कोच में पहुंच जाए। तो कम से कम आप ऐसा प्रावधान करें। जिस ट्रेन में अनाउंसमेंट नहीं होती वहां तो यात्री की कोई सुनने वाला ही नहीं होता। तो हमारा ये आपको सजेशन है कि हर ट्रेन में मेल और फीमेल डॉक्टर का इंतजाम करने की कृपा करें, और उसके साथ फर्स्ट एड का इंतजाम भी हो। कला डॉक्टर ही ना हो कि उसके पास डब्बा ही ना हो, कुछ दवाई ही ना हो, उसके पास मेल और फीमेल डॉक्टर, ताकि जो इमरजेंसी में अगर किसी भी ट्रेन में कई बार 5-5 दिन का सफर होता है, 4-4 दिन का होता है, तो उसमें फर्स्ट एड का इंतजाम हो सके। और उसके अलावा जो रेल को हम घाटे से उबारने के लिए जो सोच रहे हैं, हमारी राय है कि नए आप किराए बढ़ाने की बजाय आप ये सोचो कि आप इंप्रूव कहां से कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू है, आपकी 1/3 जो लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और अभी 66% पेंडिंग है। हमारी आपको ये राय है कि आप उसके ऊपर कृपया ध्यान दें, क्योंकि उससे हमें जो आपने कहा है कि जब जब डीजल का किराया रेट बढ़ेगा तो तब तब हम 6 महीने में यात्री किराया, माल ढुलाई का किराया जो है उसको रिव्यू करते रहेंगे। तो अब आपने हर महीने डीजल का रेट तो बढ़ाना ही है, ये तो तय कर लिया है। इसका मतलब साल में आप 2 बार किराया भी बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर सोचने की कृपा करें।
और सफाई के बारे में किसी ने लिखा है कि इंडिया इज एन ओपन टॉयलेट। शायद उसने हमारे किसी स्टेशन को देखा होगा, इसीलिए ऐसा कोई कमेंट किया होगा। तो इसलिए इसके ऊपर सुधार हो सके और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए जाएं, उनकी सुरक्षा का भी हम ख्याल रखें कि उनको इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। और उसके अलावा जो ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेनें लेट होती हैं, यात्री का क्या कसूर होता है? यात्री के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है? क्या आप उसको, जैसे फ्लाइट कोई लेट हो जाती है तो एयरलाइन वाले यात्रियों को होटल में रखते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं जब तक वो दोबारा फ्लाइट ना जाए, क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने का सोचेंगे? और करनी चाहिए, क्योंकि गलती रेलवे की होती है, उसके कारण अगर यात्री परेशान हो, उनको ठहराने का, उनके खाने की व्यवस्था का आपको इंतजाम करना चाहिए। और जो ट्रेनें लेट होती हैं, आपके मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें आपने बताया कि 80% ऑन टाइम आते हैं, लेकिन 80% का मतलब यह हो गया कि अगर कोई 10 बजे ट्रेन पहुंचनी है उसके टाइम में 20% सारी लेट चलती हैं, जहां 80% ट्रेनें लेट टाइम से। अब तो जो शताब्दी है, हम रात आए हैं वो भी पौना घंटा लेट थी, अमृतसर दिल्ली शताब्दी जो है, और जनता बड़ी परेशान थी, ऐसे लखनऊ में भी और वैशाली भी बताते लेट। आमदन बढ़ाने के लिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि रेल का माल भाड़ा जो है, जो रेल के माल की ढुलाई जो है वो इंपॉर्टेंट है इनकम को बढ़ाने के लिए। आपकी ट्रेन चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ट्रक आ जाता है कलकत्ता से नई दिल्ली 2 दिन में, आपकी माल भाड़े की ट्रेन पहुंचती है 5 दिन में, तो कौन आपकी ट्रेन पे माल भेजेगा? व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि 5 दिन उसका माल रास्ते में भटकता रहे, और फिर उसमें चोरी भी होती है। तो इसलिए इसको भी हमें सोचने की जरूरत है। चाइना, आप इसी कारण 29% 30% माल भाड़े की ढुलाई करते हो, जबकि चाइना और अमेरिका हमसे डबल है, और उसके ऊपर उसका रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। आप रेलवे चाइना की अगर मुकाबला करना चाहते हो तो आपको रेल के जो माल भाड़े का सेगमेंट है इसको मजबूत करना होगा, रेलवे लाइन का दोहरीकरण करना होगा, और माल ढुलाई की बढ़ोतरी करनी होगी, और उसमें जो कमियां हैं उसको हमें कंपीट करना होगा, और जो टिकटों में ब्लैक होती है उसको रोकना होगा। और जो रेलवे के जो डिब्बे हैं, कोच हैं, उसको हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर लें, उसके लिए कोई अच्छा प्लान सोचा जा सकता है। और जो रेलवे की जमीन के ऊपर कब्जा है, माफिया, लैंड माफिया कब्जाए बैठा है, उसको छुड़वाएं, उसको डेवलप करें, और उससे रेलवे की आमदनी को बढ़ाएं, ताकि आपको आगे और किराए बढ़ाने का ना सोचना पड़े। अब महोदय, हम कुछ आपको सजेशन देनी चाहते हैं कि यूपी, जिसका आपको यहां तक लाने में बहुत बड़ा रोल इस बार रहा है, जिसके कारण आप बैठे हैं, आपके टोटल एमपी का 1/4 हिस्सा अकेले यूपी से है, लेकिन आपने उसके साथ ज्यादती की है, भेदभाव किया है, क्योंकि पिछली सरकार के बजट में यूपी के लिए 2728 करोड़ की प्रपोजल थी, और जो इस बार अंदाजा है 2037 करोड़ की प्रपोजल है। हमारी आपको अपील है कि आप इसको बढ़ाने की कृपा करें, और उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय हापुड़ से ग्राम श्रावणी कठोर होते हुए हस्तिनापुर तक रेल चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। मेरठ से टपरी सहारनपुर तक दोहरी रेलवे लाइन की व्यवस्था एवं नौचंदी एक्सप्रेस में सहारनपुर तक एसी फर्स्ट क्लास कोच लगवाने की कृपा करें। बजट में हिमाचल और पंजाब में रेल लाइन बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई है, और नई रेल की वहां जरूरत है, नई रेलवे लाइन की वहां जरूरत है, उसके लिए आप कोई सर्वे करने की कृपा करें। बठिंडा न्यू दिल्ली शताब्दी की जो प्रपोजल रखी है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन फिरोजपुर जो बॉर्डर पे बिल्कुल है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, हमेशा जब देश को कोई संकट आता है तो फिरोजपुर की हमारी जनता देश के लिए सबसे पहले खड़ी हो जाती है। अगर ये बठिंडा की शताब्दी को आप फिरोजपुर तक ले जाएं तो वहां की जनता आपकी बड़ी शुक्रगुजार होगी।
और उसके अलावा फिरोजपुर और अमृतसर को रेल लाइन के जरिए जोड़ने की आप कृपा करें। हिमाचल को जाने वाली किसी भी ट्रेन में एसी फर्स्ट नहीं है। हिमाचल को जो लिंक दिया है उसमें किसी में एसी फर्स्ट नहीं है। तो हमारी आपसे मांग है कि आप हिमाचल के लिए एसी फर्स्ट कोच का जरूर लगवाने की कृपा करें। और उसके साथ ही हिमाचल में सेब का फल बहुत होता है, वहाँ के लिए अगर वहाँ टूरिस्ट पॉइंट भी है, शिमला में है, कुल्लू मनाली में है और डलहौजी में है, अगर आप इन पॉइंट को रेलवे को वहाँ जोड़ने की कृपा करें तो आपको वहाँ से यात्री भी मिलेगा और जो माल भाड़ा है वो भी मिलेगा, क्योंकि जो सेब का फल है वो बड़े पैमाने पर आपको मिल सकता है। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, वो पंजाब में चरण गंगा श्री खुरालगढ़ साहब तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर में अपने जीवन में वो भाईचारे का पैगाम देने के लिए गए थे। अगर आप कृपा करें कि चरण गंगा श्री खुरालगढ़ साहब से श्री गुरु रविदास जी के जन्म स्थान को ट्रेन के साथ, रेल लाइन के साथ जोड़ने का आप जरूर, ये डिमांड है वहाँ की जनता की, अगर आप इस पे आगे बढ़ें तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार रहेंगे। फगवाड़ा, होशियारपुर, गढ़शंकर, श्री अनंतपुर साहब के स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए हम कहते हैं। फगवाड़ा में तो अगर रात को बिजली चली जाती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, स्टेशन पे कोई विकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो एसी वेटिंग रूम नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर विचार करने की कृपा करें। मुरादाबाद से हरिद्वार, सहारनपुर तथा मुरादाबाद से दिल्ली रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज के लिए प्रपोजल जो है यूपी सरकार के द्वारा आ चुकी है, जिसके ऊपर 82 करोड़ का एक्सपेंडिचर होना है। उसके ऊपर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जनहित में रेल विभाग द्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सोनकपुर ओवरब्रिज योजना पूरा करने के लिए प्रस्तावित धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। मऊ जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, यहां हजारों बुनकर कपड़े का कारोबार करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आजमगढ़ एक्सप्रेस जो आपने आजमगढ़ से एलटीटी तक चलाने की घोषणा की है, उस ट्रेन को आजमगढ़ के स्थान पर मऊ से एलटीटी तक चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। इससे वहाँ के बुनकरों को भी और जो इंडस्ट्रियल सिटी का उनको वहाँ बहुत लाभ मिल सकता है और रेलवे को भी इसका लाभ हो सकता है। और मऊ टर्मिनल पर जो खर्च होने वाली राशि है उसको आप और बढ़ाने की कृपा करें। महोदय, अवतार सिंह जी, आपका समय पूरा हो रहा है। अभी 2 मिनट बाकी हैं। हम बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात। हमने जो ये आपके सामने बात रखी है, आपने जो बजट दिया है, हमने कोशिश की है कि इसको बेवजह इसकी आलोचना ना करके इस पे कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट आपके सामने रखा जाए। हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप जो हमने सुझाव दिए हैं उस पर जरूर विचार करेंगे। और जो रेलवे है इसको हम संपूर्ण तौर पे इसको हम कैसे वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं और उसके लिए जो हमारी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी सेगमेंट जो है, जो हमने बताए हैं, उनके ऊपर आप जरूर ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की कृपा करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।